नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, कैसे हैं आप। उम्मीद कर रहा हूं जिस प्रकार से ठंड बढ़ रही होगी उसी प्रकार से आप भी अपनी तैयारी में जोर शोर से तैयारी में लगे होंगे। तो इस आधार पर हम अपने टारगेट प्री 2025 के संदर्भ में एक सबसे यूनिक क्लास लेकर आया हूं मैं, जहां पर हम भारतीय नदियों के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में एकत्रित करने वाले हैं। आपको कहीं नहीं जाना है, पेन पेपर लेकर बस बैठ जाइए। सारे प्रश्न जो लगभग संभावित हो सकते हैं, नदियों से एक प्रश्न बिल्कुल बनता है, इस बात को भी अपने जहन में रखना। तो पेन पेपर लेकर बैठ जाओ। मैं किसी भी टाइप की बुक का सजेशन आपको नहीं दूंगा, पर सारे फैक्ट एक जगह जरूर दे दूंगा। तो सभी लोग जुड़ जाइए, सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए। उसके बाद फिर हम अपने आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मेरा नाम है अतुल कुमार गर्ग और हम जो है आज डिस्कस कर रहे हैं भारत की नदियां और उनसे संबंधित बनने वाले प्रश्नों की। ये प्रश्न आपको पीएससी के साथ साथ एसएससी, व्यापम, उसके बाद यदि हम बात करें रेलवे इत्यादि जैसे जो एग्जाम्स है, इन सभी में देखने को मिलते हैं। तो सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएं, अपने मित्रों के साथ सेशन को शेयर कर दें। फिर मैं आज के सेशन की शुरुआत कर रहा हूं। चलिए। बिल्कुल, सभी को नमस्कार है, सभी को राधे राधे, सभी को जय श्री राम मेरे प्यारे अभ्यर्थियों। और नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार अपना प्रेम जो है हमारे साथ बढ़ाते रहें, तैयारी में अग्रसर रहें, लगातार प्रयास करें और देखें कि आपके लिए कितने सारे विधिवत तरीके से संपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। जी, चलिए। गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री राम। ठीक है, जय श्री महाकाल बच्चों। चलिए, जुड़ गए हैं सभी लोग मेरे हिसाब से। सभी प्यारे अभ्यर्थी, मेरे 3 ईयर के जो बच्चे हैं, हमारे छोटे छोटे आईएएस और उसी के साथ साथ जो प्रतिदिन हमारे साथ आते हैं अभ्यर्थी, आप सभी का स्वागत है। सभी लोग जो है क्लास को देखें और आराम से अब क्लास को देखें, फिर चर्चा करेंगे। जब मैं आपसे कुछ पूछूं तो उसका आपको जवाब देते चलना है, अन्यथा आप जो है इत्मीनान के साथ पहले क्लास देखो, फिर एंड ऑफ द सेशन में सारी बातें आपसे डिस्कस कर लूंगा। चलिए शुरू करी जाए क्लास। बिल्कुल ठीक। तो सबसे पहले आपके सामने स्क्रीन पर 2 मैप मैं आपको दिखा रहा हूं बच्चों। ये दोनों मैप, एक हिंदी वर्जन है और एक इंग्लिश वर्जन है। इस मैप को जब आप अच्छे से चेक करोगे तो कुछ आपको जो है पर्वत, पहाड़, उसी के साथ साथ यदि मैं आपसे बात करूं तो नदियों की जानकारी दी हुई है। तो एक फटाफट मैं आपको जानकारी दे देता हूं, फिर जो आपके काम में आएगी चीजें वो बता दूंगा। ठीक है, चलो। तो देखो, हिंदुकुश पर्वत के अंतर्गत बात करते हैं अपन। तो हिंदुकुश पर्वत के अंतर्गत ही जो है आपको यहाँ पर एक जो है ग्रंथि देखने को मिलेगी। इसका नाम है पामीर ग्रंथि। कुनलुन श्रेणी और हिंदुकुश पर्वत के बीच में है ये। इसी के बाद जब आप भारत में आते हैं तो देखिए काराकोरम, काराकोरम के बाद जास्कर, इस तरीके से जो है आपकी फिर यहाँ पर जो है कैलाश श्रेणी देखने को मिलेगी। ये सब क्यों है, इसके अभी मैं कारण आपको बता रहा हूँ, फिर उसके बाद अपन जो है विस्तार पे चर्चा करेंगे। यहाँ पर जो है देखो, हिमालय की जो 3 श्रेणियां अंतर्गत बात होती है, तो आपका जो है इन 3 श्रेणियों की चर्चा करी गई है, जिसमें शिवालिक श्रेणी पर भी चर्चा होती है। उसी के साथ साथ जो है आपकी यहाँ पर नदियां दे रखी हैं। यहाँ पर सुलेमान पर्वत है। ये सारी लोकेशन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा माइंडसेट बना के रखो, क्योंकि कई बार जो है इनका क्रम पूछ लेता है आयोग, इनका ऑर्डर पूछ लेता है, उत्तर से दक्षिण जमाइए। तो ये आपके दिमाग में एक बार सेट होनी चाहिए, मैं इसलिए बार बार आपको बोलता हूँ। देखो, अरावली पर्वत श्रेणी ये हो गई, विंध्य, विंध्य के बाद सतपुड़ा, फिर भांडेर, इस तरीके से जो है ये हो गई। फिर यहाँ पर जो है पश्चिमी घाट आ जाता है, ये पूर्वी घाट हो गया। फिर उसी के अंतर्गत नीलगिरी पहाड़ियां। अब यहाँ पर नदियां भी देखिए, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। और यहाँ पर यदि हम बात करते हैं तो नर्मदा, ताप्ती हो गई, ये आपकी यहाँ पर हो गई। तो इस तरीके से नदियां यहाँ हो गई। उसके बाद ये है, तो अब एक एक करके मैं संपूर्ण नदियों पर जो है चर्चा करूंगा। आप ध्यान से देखते चलना कि कैसे यहाँ से प्रश्न बनने वाले। ठीक, बिल्कुल रेडी हैं सभी लोग, ध्यान से सुनो। अब देखो, पहले तो आप मेरी इस बात को समझो कि मैं आपको प्री प्लस मेन से क्लास दे रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है एक बार क्या है, एक प्रश्न बनाया था, इसलिए मैं आपको बताता हूँ ये सारी बातें बच्चों। नहीं तो आप जिस तरीके से तैयारी करते हो वो बहुत अच्छी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसा आपको जो बोल देता है आप वैसा सुन भी लेते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। परंतु बात ये आती है, एक बार उसने प्रश्न पूछा कुछ इस प्रकार से कि भारत में प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियां क्या होती हैं, मतलब फिर ऑप्शन उसने दे दिए। तो किसी ने बोल दिया कि जो है जो मुख्य नदियों में जो है मिल जाती हैं। का एक ऑप्शन आपको इस प्रकार से दिया उसने कि जो है बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। दूसरा ऑप्शन फिर दे दिया आपको अरब सागर में जो है गिर रही हैं, और चौथा है नन ऑफ दिस। इस तरीके से 3-4 ऑप्शन उसने बना दिए। ये प्रश्न बहुत सारे बच्चों को नहीं बना था।
क्यों नहीं बना था? क्योंकि उन्होंने मेंस के एस्पेक्ट में इस टॉपिक को समझा नहीं था। तो पहले मेंस में समझो, फिर फैक्चुअल भी है, सब कुछ है। इत्मीनान से क्लास में बने रहना, एंड ऑफ द क्लास आप खुद पाओगे कि आपको इतना यूनिक डेटा एक जगह मिलना बहुत बड़ी बात है। चलिए बात करते हैं हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों को। तो देखो भारत में जो नदी तंत्र है उसको दो भागों में बांटा गया है। तो एक तो कहलाता है आपका उत्तरी हिमा जो है नदी तंत्र कहलाएगा, या इसी को जो है हम हिमालयी नदी तंत्र भी बोलते हैं। समझे बात को? एक हो गया ये। और सेकंड जो होता है वो आता है आपका दक्षिण भारत का, ठीक है ना। तो दक्षिण भारत का जो है आपका नदी तंत्र हो गया। इस तरीके से आप इसको समझेंगे। तो इसी को दक्षिण भारत ना बोलकर जो है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र बोल देते हैं, ठीक है। इस तरीके से तो पहला देखिए इन दोनों में भिन्नता समझिए। हिमालयी नदियां अक्सर जो है इनके स्रोत हिमनद होते हैं बच्चों। मतलब ये जो है एक तरीके से सदा नीरा नदियां होती हैं। मतलब इनके स्रोत चूंकि बड़े बड़े हिमनद हैं, हिमनदों से ये नदियां निकली हैं जहां पर वर्ष भर पानी होता है। इस कारण इनको सदा नीरा नदियां कहते हैं, मतलब जो सदा प्रवाहित होती रहे वो। उसी के पश्चात जबकि प्रायद्वीपीय नदियों का मुख्य स्रोत जो है वो वर्षा होती है। वो क्या होती है? वर्षा। तो कई अब देख रहे हैं आप वर्षा के पैटर्न में जो है चेंज हो चुका है, रेन के पैटर्न में चेंज हो चुका है। तो इस पैटर्न में चेंज के कारण मैं आपसे ये कहूंगा कि आपको पता है कि कई बार जैसे हम पहले छोटे हुआ करते थे तो आपको पता है हम ट्रेन में जाते थे तो अक्सर हम देखते थे कि छोटे छोटे नाले तो कम से कम भरे रहते थे, नदियों में अच्छा खासा पानी भरा रहता था। पर जैसे जैसे आप बड़े होते जा रहे हैं आप ये पा रहे हैं कि केवल मुख्य नदी उसका भी जल स्तर बहुत घट जाता है, जबकि नालों का तो सुपड़ा साफ हो गया, उनमें तो पानी दूर दूर तक नहीं दिखता। समझे बात को? उसके बाद हिमालयी नदियां अधिकांश जो है युवा अवस्था में पाई जाती हैं, इसलिए ये अपर्दन भी बहुत करती हैं बच्चों। जबकि आपसे पूछ ले कि प्रायद्वीपीय नदियां किस अवस्था में पाई जाती हैं, तो आप बोलेंगे प्रौढ़ा अवस्था में। दैट मीन्स ये जो है एक तरीके से ओल्ड हो चुकी हैं, बूढ़ी हो चुकी हैं, आप ऐसा समझ लेंगे। एक प्रश्न ये भी बनाए तो आंसर दे देना। ये देखो मैंने पहले ही अपनी कॉपी में, सारी मेरी ओरिजिनल कॉपी है बच्चों, और जो मैं फटाफट लिख पाया हूं लिख देता हूं, मैं उसको आपको दे देता हूं जिससे आपको कम समय में बेहतर डेटा मिल जाए। हिमालयी नदियां नवीन स्थलाकृतियों से होकर बहती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां प्राचीन पठार से होकर बहती हैं। इसके बाद हिमालयी नदियां अधिकांश पूर्ववर्ती हैं तथा अनुवर्ती हैं। हिमालयी नदियां अधिकांश पूर्ववर्ती हैं और अनुवर्ती हैं, मतलब अभी अपनी बड़ी नदियों का अनुसरण करती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां अधिकांशतः जो है अनुवर्ती ही हैं। तो इस तरीके से हो गया। हिमालयी नदियों के मार्ग टेढ़े मेढ़े हैं तथा विसर्पों से पूर्ण है, जबकि जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो सामान्यतः सीधे बहती हैं और इनमें विसर्प नहीं पाए जाते। समझे? मतलब विसर्प मतलब कुछ इस तरीके से आप समझ लें। ठीक, ये वाली बात हो रही। हिमालयी नदियां अत्यधिक जलोढ़ लेकर आती हैं, चूंकि आपको पता है युवावस्था में है, अपर्दन ज्यादा करेंगी तो जो है क्या लेकर आएंगी? जलोढ़ मिट्टी, तो वो ज्यादा लेकर आ जाएंगी, ठीक है ना। जलोढ़, समझ गए बात को। जबकि प्रायद्वीपीय नदियां जो है कम मात्रा में जलोढ़ को लाती हैं, क्योंकि जो है ना तो ज्यादा लेंदी है और ना ही ज्यादा अपर्दन कर रही है, प्रौढ़ अवस्था में भी है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। तो कई बार आपको यहां से एक प्रश्न बनाएगा, तो आई थिंक अब आप इसको कर लेंगे। फटाफट कमेंट बॉक्स में एक बार मुझे कमेंट करके बता दें कि हाँ सर ये अंतर हमें समझ में आ गया। अब हम आगे थोड़ा सा क्लास को देखेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? बिल्कुल, जल्दी बताइए। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आपके स्क्रीन पर सारा डेटा दिखा रहा हूं, ये स्क्रीन पर आपको डेटा दिख रहा होगा। अब हम बात कर रहे हैं, देखो उत्तर भारत के नदी तंत्र की, या हम बात कर रहे हैं हिमालयी नदी तंत्र की। इतनी बात क्लियर है? तो हिमालयी नदी तंत्र में सर्वप्रमुख सबसे पहली जो नदी आती है, नदी तंत्र आता है, वो है आपकी सिंधु नदी तंत्र। कौन सा है? सिंधु नदी तंत्र। तो देखो सिंधु नदी तंत्र, यहाँ पर नादी लिखा है, इसको नदी कर लीजिएगा, ठीक है। सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत देखो इस प्रकार से आपको जो है नदियां यहाँ से प्रवाहित होती हुई दिख रही हैं। चित्र है यहाँ पर। तो इस तरीके से देखो, ये सिंधु को इंग्लिश में जो है इंडस कहा गया है, आपको ये पता होना चाहिए थोड़ा सा। ये देखो इस तरीके से ये जा रही है पूरी, ठीक। ये इस तरीके से जो है अरब सागर में जाकर मिल गई। इतनी बात क्लियर हो गई। अब कौन कौन सी नदी इसके लेफ्ट हैंड में है, कौन सी राइट हैंड में है, ये सारे फैक्ट्स आपको वन बाय वन याद होने चाहिए, क्योंकि ये पूछता है। जिनमें से आप जैसे बात कर लो, देखो श्योक हो गई, गिलगित हो गई, स्वात हो गई, काबुल हो गई। तो मैं आपको कहूंगा गिलगित और स्वात, श्योक जो है थोड़ा यहाँ से ज्यादा पूछ लेता। जबकि इस साइड आइएगा, ये राइट हैंड साइड में हो गई आपकी, ठीक है ना, श्योक और गिलगित, ठीक है। उसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड में यदि हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पर चालू हो रही झेलम, चेनाब, रावी,
व्यास और सतलज। ध्यान से देखो, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। तो ये कभी कभी क्या करता है कि मतलब ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेगा कि सिंधु नदी तंत्र के बाएं हाथ पे या जो बाईं तरफ पर जो नदियां हैं उनको क्रम से जमाइए, समझे बात को, या उत्तर से दक्षिण जमाइए। तो फिर आपको थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करना पड़ जाता है, इतनी बात है। अब फैक्ट्स बात करते हैं, क्योंकि प्री में आएंगे फैक्ट्स और वन बाय वन मैं सारे फैक्ट्स आपको बता रहा हूँ। आप स्क्रीन पर ध्यान से देखते चलो और संपूर्ण चीजों को जो है विस्तार पूर्वक समझना। मैं आराम से इत्मीनान से एक एक फैक्ट आपको बता रहा हूँ, ये आपको बनने चाहिए। क्या आप रेडी हैं? तो ध्यान से सुनिए। चलिए देखिए, बात होती है सिंधु की। देखिए, तो सिंधु मुख्य नदी जो हो गई यहाँ पर, सिंधु नदी तंत्र में मुख्य नदी कौन सी हो गई? सिंधु, सिंधु हो गई। तो सांख्योनाब हिमनद मानसरोवर झील से ये निकलती है, मानसरोवर झील के पास से निकलती है और तिब्बत के पठार से निकलती है। एक ऐसे तरीके से देखो, कभी कभी जो है एग्जैक्टली पूछ ले कहाँ से निकलती, तो मानसरोवर झील दे देगा आपको, इसी के पास सांख्योनाब हिमनद से दे देगा, समझे बात को। वो ना लिखा मिले तो तिब्बत का पठार लिखा मिलेगा, समझे बात को। तो ये भी थोड़ा सा भौगोलिक दृष्टि से, एक्चुअल में आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, तब आपके आंसर सही जाते हैं। गिरती कहाँ है, संगम या मुहाना कहाँ है, तो आप बोलेंगे अरब सागर। इसकी सहायक नदियों की बात करेंगे तो कौन कौन सी, देखो, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज मुख्य सहायक में ये आ जाएंगी, आप ऐसे समझ लो। जबकि मैं आपको बोल दूं कि ये आपको मैंने चित्र भी दिखाया था, यदि आपको याद हो रहा हो, गिलगित और श्योक का, समझ गए। ये दो भी आपको याद रखनी है, क्योंकि एग्जामिनर कभी कभी इनके बारे में पूछ लेता है। अब बात होती है मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, यदि मैं आपसे बात करूं तो अब इसके बारे में बात होती है झेलम, मतलब सिंधु के बाद कौन सी, सिंधु की सहायक नदियों में झेलम। झेलम जो है बेरीनाग कश्मीर के समीप से जो है शेषनाग झील से निकलती है, जबकि जो है चिनाब नदी पर मिल जाती है। श्रीनगर में शिकारा या बजरे जो है इसी नदी पर चलाए जाते हैं। हाल ही में यदि आप न्यूज देखते हो, रिसेंट की न्यूज में जो है, तो इनकी बुकिंग जो है शिकारा की जो है पुनर्जीवित करा गया है और इस ओला के माध्यम से बुकिंग इनकी हो रही है। ठीक है, ओला के माध्यम से इनकी बुकिंग हो रही है। झेलम के बाद जो प्रमुख नदी आती है बच्चों, वो आती है चेनाब। आपसे पूछ ले कि चेनाब नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, तो आप बोलोगे बरालाचा नामक दर्रा है जो कि हिमाचल प्रदेश के पास है। इसमें चंद्र और भागा नामक दो धाराएं हैं, तो चंद्र और भागा मिलकर जो नदी बना रही हैं उसको कहा जा रहा है चेनाब, समझ गए बात को। सिंधु नदी में देखो, एक ट्रिक मैंने यहाँ पर लिख दी है आपको याद कराने के लिए, कि बाकी सब जो है चेनाब में आकर मिलती हैं। मतलब कौन कौन सी, झेलम, झेलम के बाद रावी, रावी के व्यास जो है व्यास और सतलज, ये सब अंततः जिसको मिल रही है वो मिल रही है चेनाब पे, और चेनाब मुख्य रूप से मिल रही है किस पे, सिंधु पे। इतनी बात क्लियर है? आगे ध्यान से सुनना। कश्मीर घाटी में प्रवाहित होती है, भारत पाक की जो है सीमा जो है बनाती है ये नदी, इस तरीके से। आगे बात करते हैं रावी नदी का, तो रावी का उद्गम जो है कांगड़ा जिला रोहतांग दर्रे के पास है, ये भी हिमाचल प्रदेश के पास है। तो हिमाचल, एक मैं आपको अच्छी ट्रिक बता देता हूँ, इसी बहाने मेरे को याद आ रही है आपके लिए, तो उस ट्रिक को सुन लो। मैं अपने आपको हटा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। आपसे पूछे हिमाचल में, ध्यान से सुनना, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं या निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा कहाँ है, वो प्रश्न बना लेता है। तो एक ट्रिक बता रहा हूं, फटाफट ट्रिक को लिख लेना, नोट डाउन कर लेना। ट्रिक का नाम है, हिमाचल में रोहित से बड़ी छिपकली। ट्रिक का नाम क्या है? हिमाचल में, हिमाचल में, हिमाचल में रोहित से बड़ी छिपकली। देखो, ये ट्रिक तुमको कोई नहीं बता रहा जल्दी, और मैं बोल रहा हूँ एक बार पढ़ लोगे ना मेरे से, ये सारी चीजें आपको लगभग बनने लग जाएंगी। बस आप ध्यान से सुनो मेरी बातों को, कहाँ से कहाँ कहानी जुड़ेगी। हिमाचल मतलब आपसे पूछे हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं बच्चों, आपसे क्या पूछेगा एग्जामिनर कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं, तो आप बोलोगे हिमाचल में रोहित से बड़ी छिपकली। तो हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत जो दर्रे आ रहे हैं उन दर्रों को अब फटाफट देखो। रोहतांग दर्रा, कौन सा दर्रा हो जाएगा इससे, रोहतांग दर्रा। बड़ी से बड़ा लाचा दर्रा जो है, और बड़ा लाचा के बाद शिवकली, मतलब आपका जो है शिवकिला दर्रा।
क्लियर है? अब बोलो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। चलो अब टॉपिक पे आते हैं वापस। तो इस तरीके से मैंने आपको ये एक एक्स्ट्रा प्रश्न भी यहाँ से दे दिया। मैं बोल रहा हूँ एक बार बस पढ़ो ध्यान से, मजा आएगा। चेनाब नदी में मिल जाती है तो ये हो गया। व्यास नदी की बात आती है तो देखो व्यास कुंड रोहतांग दर्रे के समीप, ये भी हिमाचल प्रदेश से निकल रही। तो अल्टीमेटली और दूसरे तरीके से पूछ ले कि हिमाचल प्रदेश से कौन कौन सी नदियां निकल रही हैं, तो आप बताना चेनाब, रावी और उसके बाद व्यास, इस तरीके से बता देना। हरिके जो है आप बोलेंगे हरिके, जो कि कपूरथला के समीप जो है सतलज नदी पर ये जो है मिल जाती है। कुल्लू घाटी को पार कर, धौलाधर पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान में हरिके बैराज से जो है इंदिरा गांधी जो है नहर निकाली गई है, जिसे राजस्थान की गंगा कह सकते हैं या राजस्थान की जीवन रेखा आप कह सकते हैं। समझे बात को? उसके बाद सतलज की बात आती है तो देखो मानसरोवर झील के में जो है स्थित है, और मानसरोवर झील के समीप स्थित राकसताल से निकलती है सतलज। राकसताल से कौन सी नदी निकलती है? सतलज। मिलती किसमें है? चेनाब में। महान हिमालय की जो है श्रेणी को काटकर शिवकिला दर्रे का निर्माण करते हुए हिमाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है। नापता झाकड़ी परियोजना और भाखड़ा नागल परियोजना जो है इसी पर आपको देखने को मिल जाती हैं। तो ये परियोजनाएं पूछ ले किस पर है, या आपसे पूछ ले कि शिवकिले दर्रे का निर्माण किस नदी के माध्यम से हो रहा है, तो वो आप बोल दोगे सतलज नदी के माध्यम से। तो इस तरीके से आप अल्टीमेटली इस प्रश्न को जो है बेहतर तरीके से कर पाएंगे। आई थिंक आपको यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई होंगी और आप इस प्रश्न का बेहतर आंसर भी दे देंगे। चलिए अब हम आगे बात करते हैं बच्चों। आपके लिए दो महत्वपूर्ण कोर्स मैंने शुरू करे हैं। एक कॉम्बो बैच जो कि प्री प्लस मींस का बैच है। ये किसका है? प्री प्लस मींस का बैच है। ये बैच की खासियत क्या है कि मैंने आपको प्री में इसमें अकेले 40 प्रश्न या 40 प्रश्न का टारगेट रखा है कि मैं प्री में 40 प्रश्न दूंगा आपको, और मेंस में 400 नंबर देने की कवायद मैंने इस पे लगा रखी है कि 400 नंबर में आपको इसमें 3 सब्जेक्ट में दिलवाऊंगा। कौन कौन से ये सब्जेक्ट होंगे? उद्यमिता होगा, अर्थशास्त्र होगा और इतिहास होगा। तो मेंस में हम इन तीनों सब्जेक्ट के माध्यम से इतने नंबर प्राप्त करने की संपूर्ण कोशिश करेंगे, एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। उसी के साथ आपको ये बात याद रखनी है कि ये कोर्स के साथ मेरे जो भी कोर्स है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं। मतलब यदि आप इस कोर्स को ज्वाइन कर रहे हो तो हमारे अन्य कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाते हैं। उसी के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे दूं कि ये कोर्स जो है ईएमआई पर उपलब्ध है। किस पर उपलब्ध है? ईएमआई पर। मतलब आप आसान किस्तों में भी इसको जो है ले सकते हैं और इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। उसके बाद में यदि आपसे बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो एक सेपरेट कोर्स मैंने लॉन्च करा है। ये सेपरेट कोर्स अतुल सर की आर्थिक पाठशाला के नाम से है, जहां पर हम केवल प्री की इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और इंडिया के साथ साथ हम जो है एमपी की इकोनॉमी को भी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो आप इसको भी अटेंड कर लो। मैं कहूंगा आपका यदि मन है कि हमें कॉम्बो बैच अटेंड करना है तो आप कॉम्बो बैच अटेंड कर लो और उसमें सारे कोर्स फ्री पा लो। और यदि आपको लगता है कि नहीं हमें कॉम्बो बैच नहीं लेना है, हमें सिर्फ इकोनॉमिक्स पढ़नी है आपसे, तो उसके लिए भी मैंने विकल्प दे रखा है, आप सिर्फ इस सब्जेक्ट को ले लो। ये बात हो गई आपकी। इनकी लिंक है, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, उस लिंक के माध्यम से कोर्स को परचेज कर लीजिए। आप जो है जिस भी कोर्स को खोलेंगे उसकी लिंक वहीं पर अटैच है, उसको खरीद सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब जो है सेकंड नदी तंत्र आता है, वो आता है गंगा नदी तंत्र। भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र आप कह सकते हो। भारत के साथ साथ मध्य प्रदेश का भी सबसे बड़ा नदी तंत्र ये बनता हुआ दिखता है। समझे बात को? आगे बात करते हैं। देखो गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत तो यहीं पर लिख दिया है मैंने, एमपी में भी इसका सबसे बड़ा जो है हिस्सा है। एक बार क्योंकि एमपीपीएससी का पीवाईक्यू चेक करिए, उसमें पूछ लिया है उसने कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नदी तंत्र कौन सा है। तो बच्चों को अधिकांश मामलों में पता ही नहीं था, क्योंकि डिटेल में पढ़ा भी नहीं था बच्चों ने। तो जो शॉर्ट में पढ़े थे वो नर्मदा नदी को टिक करके चले आए थे। समझे बात को? ध्यान से देखो, गंगा नदी तंत्र के संबंध में बात हो रही। किसके संबंध में बात हो रही है? गंगा नदी तंत्र के। तो महान हिमालय के गंगोत्री के पास गोमुख हिमानी से या उत्तराखंड से इस नदी जो है उद्गम होता है। बंगाल की खाड़ी में यह नदी जो है एक तरीके से जो है बंगाल की खाड़ी में इस नदी का समागम होगा। एक तरीके से मुहाना है, आप ऐसे समझ लीजिए। भाखड़ा नागल जो है उसके संदर्भ में बात करते हैं। भाखड़ा नागल यहाँ नहीं आएगा। एक तरीके से 25 देखिए 2525 किलोमीटर भारत में इसकी लंबाई है। भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा को देवप्रयाग में जो है इसका गंगा के नाम से जाना जाता है। मतलब दो प्रमुख नदियां भागीरथी और अलकनंदा का जब संगम होता है या मिलन होता है बच्चों, तो यहाँ से इस नदी का नाम पड़ता है गंगा नदी। इतनी बात क्लियर हो गई।
अब इसी में भी फिर से मैंने आपको बोला, आयोग पूछता है कि दाईं तरफ से सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो मुख्य रूप से यमुना और सोन आपको याद रखना है। दो प्रमुख नदियां जो इसके दाएं तरफ से सहयोग कर रही हैं, दाएं तरफ से इसमें आकर मिल रही हैं, वो है आपकी यमुना। यमुना इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, और यमुना के बाद बात आती है तो सोन इसकी सहायक नदी है। इतनी बात क्लियर हो गई। बाएं तरफ से यदि हम बात करते हैं तो देखो घाघरा, घाघरा के बाद जो है शारदा, शारदा गंडक, कोशी और महानदी। ठीक है ना, इस तरीके से। और आगे चलकर ब्रह्मपुत्र भी जो है, इन दोनों का, ब्रह्मपुत्र गंगा का जो है मिलन होता है। तो हुगली, एक तरीके से आप देखना, हुगली गंगा नदी तंत्र की सबसे बड़ी वितरिका मानी जाती है, मतलब इससे निकाली गई एक नदी है तो उसको वितरिका कह दिए। ठीक है। दामोदर नदी में जो है आकर मिलती है आगे चलकर ये, और भागीरथी जो है, भागीरथी पर जो है आपको जो है देखने को मिलेगा कि फरक्का जो है बांध इसी से जो है बनाया गया। ठीक है ना। और आगे चलकर ये पद्मा और फिर मेघना के नाम से जानी जाती है, ये लिखी हुई है, हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता मत करो। ठीक है। सर्वाधिक जल ग्रहण की बात आती है, सबसे बड़ा यूपी जो है बेसिन भी है इसका, और उसी के साथ साथ यूपी में सर्वाधिक बहती है और झारखंड में सबसे कम जो है प्रवाहित होती है। तो ऐसे कुछ प्रश्न बनाए तो ये भी आप उसको बता देना एग्जामिनर को। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं यमुना। तो यमुना नदी की बात आती है तो बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। आप इतना याद रखो कि यमुनोत्री हिमनद से इस नदी का जो है उद्गम होता है। प्रयाग इलाहाबाद में, यूपी में ये जो है मिल जाती है, और प्रदूषण की समस्या से जो है आज भी इस पर बहुत बड़ी, एक तरीके से यमुना नदी अपने प्रदूषण के लिए बहुत प्रचलित है बच्चों। ठीक है। उसी के साथ साथ दाईं ओर से इसकी सहायक में बनास, चंबल, सिंध, बेतवा, धसान और केन। चंबल नदी की बात करते हैं, चूंकि चंबल की चर्चा हुई है तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, जाना पाव पहाड़ी महू से निकलती है, इंदौर मध्य प्रदेश के अंतर्गत आएगी, हमने इसके बारे में चर्चा करी, शिगार चोटी के संदर्भ में भी बात कर रखे हैं एमपी वाले टॉपिक में हमने। तो इटावा यूपी में जो है यमुना में मिल जाती है। ठीक। और जो चंबल नदी है देश के सबसे गहरे खड्डों का भी निर्माण करती है, मतलब महाखड्ड बनाती है, बीहड़ के नाम से ये जाने जाते हैं चंबल में। और चंबल नदी की डिटेल में एमपी की नदियों में आराम से करूंगा, आप वहां पर निश्चित रहेंगे। ठीक है। चलिए, चंबल की सहायक नदियों में काली सिंध, पार्वती और उसी के साथ साथ जो है बनास, इसको आप जो है याद रख लेना। सोन नदी की बात होती है, अब ये सब गंगा की सहायक है, इसलिए इनका यहाँ पर मैं एक एक लाइन पर जो है वर्णन कर रहा हूं, अन्यथा मैं आपको एमपी की नदियों का एक सेपरेट टॉपिक अलग से दूंगा। ठीक है। तो बात करते हैं सोन, अमरकंटक की पहाड़ी से निकल रही है एक तरीके से ये, उसके बाद जो है पटना में जो है बिहार में जो है, मतलब एक तरीके से गंगा नदी में मिल जाती है। घाघरा की बात करते हैं बच्चों, घाघरा नदी की तो नेपाल के हिमालय में जो है निकलती है, नेपाल हिमालय से निकलती है, आप ऐसे समझ लो, यूपी और बिहार की सीमा बनाते हुए जो है गंगा में मिल जाती है। सहायक नदी है शारदा, जिसे काली गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो शारदा नदी की बात होती है, कुमाऊं हिमालय का जो है मिलने, एक तरीके से कुमाऊं हिमालय से ये निकल रही है, उसके बाद यूपी में जो है मिल जाती है, जिसमें गंगा नदी के अंतर्गत ये भी अंततः समाहित हो जाएगी। गंडक नदी की बात आती है तो नेपाल में जो है, देखो ये कहां से निकल रही है, नेपाल में निकल रही है, नेपाल एवं चीन की सीमा के समीप है, पटना बिहार गंगा में जो है इसका मिलन हो जा रहा है। नेपाल में शालिग्राम तथा मैदानी भाग में नारायणी के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें जो गोल गोल पत्थर मिलते हैं ना, उन्हें शालिग्राम कहा जाता है, किसमें, गंडक नदी में। विस्तार पूर्वक इनकी भी चर्चा कभी करेंगे, क्योंकि रामायण और इन सबसे जुड़ी हुई बातें हैं, पर डिटेल में जब मेंस में पढ़ेंगे तब और विस्तार से चर्चा करेंगे। कोसी की बात आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे जो है, कोसी जो है एक तरीके से नेपाल में निकलती है ऐसे समझ लीजिए, और बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है। एक प्रश्न बहुत फेमस था, पहले बना करता था ज्यादातर, अब तो थोड़ा कम हो गया है, कि बिहार का शोक से, बिहार के शोक के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो आंसर होता है आपका कोसी नदी। कोसी नदी को इसलिए कहा जाता है बच्चों क्योंकि अपना मार्ग बहुत परिवर्तित करती है, कभी भी मतलब इतनी बाढ़ आ जाती है कि कहीं से भी बहने लगती है, और इस बहने के कारण या इस बहाव के कारण कई बार ये नदी जो है अपने आसपास के जो क्षेत्र है उनको मतलब वो डूब जाते हैं, और उससे बहुत जो है जन और धन की व्यापक नुकसान होता है। हुगली की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो हुगली जो देखो धुलिया पश्चिम बंगाल में गंगा से अलग होती है, मतलब मुख्य रूप से गंगा नदी से निकालकर इसको एक वितरिका निकाली गई है, ब्रांच काइंड ऑफ, इसलिए बोला जाता है कि गंगा की सबसे बड़ी वितरिका है। ठीक है। दामोदर नदी जो है इसमें आकर मिलती है, बंगाल की खाड़ी में, ये भी अंततः जो है समाहित हो रही है।
दामोदर छोटा नागपुर के पठार से निकलती हुगली में। इसमें मैथान, तेलैया तथा पंचेत आदि बांधों का जो है निर्माण दामोदर और उसकी सहायक नदियों के अंतर्गत करा गया। दामोदर नदी घाटी परियोजना आपको पता है अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना के जो सहयोग से या उसके जो है एक तरीके से बोलते हैं ना प्रेरणा लेकर बनाई गई। ठीक, चलो उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट मैं फटाफट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये फैक्ट्स हैं, ये फैक्ट्स मुझे आप तक पहुंचाना जरूरी है और इन फैक्ट्स को याद तो आपको ही करना पड़ेगा। बस बशर्ते मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि रेलेवेंट जितने फैक्ट्स हैं वो आपके पास पहुंच जाए। इतनी बात क्लियर है। और यदि कुछ लग रहा है तो आप बड़े अच्छे से मुझसे पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने के लिए ही बैठा हूं। ब्रह्मपुत्र नदी की बात आती है देखो तो इसके अलग अलग नाम है बच्चों। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से प्रवेश होती है, असम में जो है ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है और गुम्फित अपवाह प्रणाली जो है बनाती है। ठीक है, गुम्फित अपवाह प्रणाली बनाती है। तिब्बत के पठार पर मानसरोवर झील के समीप चोमा युंगडुंग ग्लेशियर से इस नदी का उद्गम होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना। ये देखो यहाँ पर एक बड़ा अच्छा मैप मुझे मिला था तो मैं ले आया था आपके लिए। चोमा युंगडुंग ग्लेशियर ये जो है ना इसकी बात हो रही है, कहाँ से, तिब्बत में। ठीक है, यहाँ से देखो ये जब नदी उद्गमित होती है तो तिब्बत में इस नदी को सांगपो के नाम से जानते हैं बच्चों। किसके नाम से? सांगपो के नाम से। आगे चलकर जो है नामचा बारपा आपने पर्वत चोटी पढ़ी होगी जो कि हिमालय का विस्तार ही मानी जाती है, इसी से हिमालय की सीमाओं का निर्धारण होता है। आगे चलकर आपने अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा पढ़ा होगा जिसका नाम है यांग्याप दर्रा। क्या नाम है? यांग्याप दर्रा। यहाँ पर भी चलो आ रही है तो ट्रिक मैं आपको बता देता हूं ताकि आपके एक फिर से काम में आ जाए। फटाफट कमेंट करके पर एक बार बता दो कि मैं आपको बता दूं कि नहीं। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं। ठीक है, ओ सॉरी, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, बिल्कुल स्क्रीन में आई थिंक आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना, ध्यान से सुनो। अरुणा की वो यंग दिदु, अरुणा की वो यंग दिदु। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन से दर्रे हैं? तो एक तो आपका यांग्याप दर्रा। कौन सा दर्रा? यांग्याप दर्रा और दिफू दर्रा जो कि चर्चित रहते हैं। मैं उनकी बातें ज्यादा करता हूँ, आपको पता है। और दिफू दर्रा। तो अरुणा की वो यंग दिदु, दो तीन बार बोलिएगा, अरुणा की वो यंग दिदु, अरुणा की वो यंग दिदु, तो आपको इसकी ट्रिक याद हो जाएगी। अरुणाचल प्रदेश में दो प्रमुख दर्रे हैं, एक यांग्याप दर्रा और आपसे पूछे कि वह कौन सी नदी है जो यांग्याप दर्रे के समीप से भारत में प्रवेश करती है। एक तरीके से क्लिप बैंड बनाते हुए जो है प्रवेश करती है। जो क्लिप बैंड समझ रहे हो, इस तरीके से, ये जो इस तरीके का ये जो शेप है ना, इसको क्लिप बैंड कहा जाता है। तो आपसे पूछ ले वह कौन सी नदी है जो क्लिप बैंड बनाते हुए भारत में प्रवेश करती है, तो उसका जवाब भी आपका जो है ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगी। समझे बात को? दिफू। तो उसके बाद देखो इसी के अंतर्गत आप ये देखो इस तरीके से जो है दिबांग के नाम से पासी घाट आपने सुना होगा। फिर उसके बाद में आपको ये जो है यहाँ से देखो ये लोहित नदी आकर इस पे मिल रही है इस तरीके से। अब ये जो बहती हुई माजली नदी द्वीप आपने सुना होगा, जो है सबसे बड़ा नदी द्वीप है विश्व का, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा निर्मित है इस तरीके से। फिर यहाँ से बूढ़ी दिहंग निकलती है। फिर इस तरीके से धनसिरी इस पर आके मिल रही है। यहाँ से सुबनसिरी राइट हैंड से। फिर कमोंग जो है राइट हैंड से मिलती है। पक्के टाइगर रिजर्व आपने सुना होगा, ठीक है ना, वो भी देखो इसके राइट हैंड में है। उसके बाद मानस नदी बहुत चर्चा में रहेगी, बिल्कुल आप ध्यान से सुनना। मानस नेशनल पार्क आपने सुना होगा। उसके बाद में यहाँ पर शंकुश और यहाँ पर आ रही है देखो तीस्ता। तीस्ता तो आपसे पूछेगा क्या प्रश्न, उसको और सुन लो आप मेरी बात को, कि इसकी प्रमुख सहायक नदियां एक तो पूछ लेगा। और सहायक नदियों में भी सीधे हाथ तरफ मतलब दाई तरफ और बाई तरफ ये प्रश्न बनाता है। समझे बात को? तो दाई तरफ से देखो कौन कौन सी मिल रही है, उस बात को ध्यान से सुनो। ठीक है, अब मैं अपने आप को हटाता हूं तब आपको मैप अच्छे से दिखेगा। ठीक, अब दिख रहा होगा। देखो सुबनसिरी कौन कौन सी नदी है, ध्यान से सुन लेना। एग्जामिनर पूछे तो प्री में बता देना, गड़बड़ नहीं करना। सुबनसिरी, सुबनसिरी के बाद कामोंग तो थोड़ा कम पूछेगा। मानस याद रखो, कौन सी याद रखो? मानस और तीस्ता। मतलब दाएं तरफ से ब्रह्मपुत्र नदी पर दाएं तरफ से मिलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं? तो सुबनसिरी, सुबनसिरी के बाद मानस और मानस के बाद तीस्ता। इतनी बात हो गई।
बाएं तरफ से जो मुख्य आपको याद रखनी है वो आपको जो है दिहंग लोहित याद रखो। कौन सी याद रखो? लोहित याद रखो। और लोहित के बाद धनसिर याद रखो। ये दो थोड़ी सी आपको अच्छे से याद रख लेनी है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित सारे फैक्ट्स जो है मैंने वन बाय वन आपको बता दिए। आपको ये फैक्ट्स जो है बन जाने चाहिए। उसी का विस्तार पूर्वक मैप अब आपके सामने कुछ स्क्रीन पर इस प्रकार से और देखने को मिल जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे एग्जैक्ट मैप ये आपको देखने को मिल रहा है, समझे। तो अब देखो, इसको यदि अच्छे से चेक कर रहे होगे तो ये देखो, यहाँ से सांगपो के नाम से ये नदी निकली, ठीक है। ये यहाँ से होती हुई ये आपको दिख रही है पूरी, ये चली आ रही है, ठीक है। कभी कभी जैसे पूछ ले गुवाहाटी, देखो यहाँ पर लिखा है कि गुवाहाटी किस तरफ है, तो ये आप यहाँ से बता देना इसको, ठीक। इस तरीके से तीस्ता। अब देखो, ये जमुना के नाम से बांग्लादेश यहाँ पर इस तरीके से बहती हुई आ रही है। और यहाँ से आ रही है गंगा। ध्यान से देखो, जमुना ब्रह्मपुत्र नदी को कह रहे हैं और गंगा को कह रहे हैं हम पद्मा। गंगा को क्या कह रहे हैं हम? पद्मा। अब जब ये दोनों मिल रही हैं तो ये दोनों जो है आगे जो है मेघना के नाम से प्रवाहित हो रही हैं। किसके नाम से प्रवाहित हो रही हैं? मेघना के नाम से। समझे बात को। तो इस तरीके से आपको ये एक एक फैक्ट भी जो है पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। तो उन फैक्ट आपको बिल्कुल बनने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। और उसी के साथ साथ मैं आपको अब आगे नदी तंत्रों के बारे में जो है चर्चा कर रहा हूं। तो अभी मैंने आपको उत्तर भारत के प्रमुख जो नदी तंत्र हैं उनको विस्तार पूर्वक वन बाय वन फैक्चुअल सारे डेटा के साथ जो है समझा दिया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। मैंने आपको मेंस और प्री दोनों का डेटा यहाँ पर इनसे संबंधित दे दिया, ठीक है। ये सारा डेटा एक बार बस नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में। आपको देखना बहुत सारे प्रश्न जो है बनने लगेंगे, ठीक है। चलो, हाँ, बिल्कुल एक बार थोड़ा सा बता दो कमेंट करके कि सभी लोग हाँ रेडी हैं, तो फिर आगे हम प्रमुख नदियों की और चर्चा कर लेते हैं। जल्दी बताइए। बिल्कुल, ठीक है बच्चों। चलिए, सभी अब आ गए हैं मेरे हिसाब से, ठीक। अब देखो, यहीं से नर्मदा नदी की भी बात हो जाती है फटाफट। तो अमरकंटक पहाड़ी जो है मध्य प्रदेश मैकाल श्रेणी के अंतर्गत निकाल रही है। इसके अंतर्गत सहायक नदियों में तवा, शक्कर, दूधी, बारना, शेर इत्यादि जो है इसकी सहायक नदियां हैं। खंबात की खाड़ी में जो है समाहित होने वाली, और एक तरीके से यदि आप देखेंगे कि पश्चिम की तरफ जो है प्रवाहित होती है, और उसी के साथ साथ एश्चुरी निर्माण करने की जो है निर्माण करने वाली सबसे बड़ी नदी है। यदि हम बात करते हैं कि टोटल इसका जो लेंथ है वो है 13-12 किलोमीटर। वहीं उसी के साथ साथ यदि आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश में कितने प्रवाहित होती है, कितनी लेंथ है, तो 1077 किलोमीटर इसका आंसर होना चाहिए। और एग्जाम में बिल्कुल आपको ये प्रश्न जो है बन जाता है। बहुत समय से नहीं बना है, तो देख लेते हैं इस बार क्या कर रहे हैं आयोग वाले। ताप्ती की बात होती है। मुल्ताई बैतूल जो है आप सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से ही निकलती है। तो एक बात याद रखना, ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के केवल दो जिलों पर ही प्रवाहित हो रही है, जिसमें बैतूल है और बुरहानपुर है, सूरत के निकट। ये भी खंबात की खाड़ी में नर्मदा नदी के समानांतर प्रवाहित होते हुए जो है मिल जाती है, समाहित हो जाती है। पूर्णा इसकी प्रमुख सहायक नदी है बच्चों, किसकी? ताप्ती की। महानदी जो है एक तरीके से सिहावा श्रेणी, रायपुर जिला, छत्तीसगढ़, कटक के समीप बंगाल की खाड़ी में ये जो है मिल जाती है एक तरीके से। महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है, जो कि उड़ीसा पे है। भारत पर सबसे लंबा बांध है, आपको पता होना चाहिए। सहायक नदियों में ब्राह्मणी, वैतरणी, शिवनाथ, हसदेव, उसके बाद जो है तेल। तो तेल थोड़ा सा याद रखना, और ब्राह्मणी थोड़ा सा पूछ लेगा, बाकी इतना ज्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा, चिंता मत करो। कृष्णा नदी की बात आती है तो महाबलेश्वर में पश्चिमी घाट से जो है ये नदी निकल रही है। कहां पर? महाराष्ट्र के अंतर्गत बात हो रही है। सहायक नदियों में मालप्रभा, घाटप्रभा, कोयना, भीमा, तुंगभद्रा, पंचगंगा और मूसी। तो बेसिकली आपसे जैसे पूछ ले कोयना, भीमा, तुंगभद्रा और मूसी किसकी सहायक नदियां हैं, तो आप बोलोगे कृष्णा नदी की, ठीक है ना। उसके बाद में यदि हम बात करते हैं गोदावरी नदी की, तो त्र्यंबकेश्वर या त्र्यंबक जो है पहाड़ियों से निकलेगी। नासिक महाराष्ट्र में है, ये गए होंगे आप लोग बिल्कुल। और बंगाल की खाड़ी में ये नदी मिलती है। वृहद गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से भी इसको जाना जाता है। ध्यान से सुनो कि दक्षिण भारत का सबसे विस्तृत अफवाह तंत्र जो है, या सबसे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी को ही कहा जाता है। सहायक नदियों में मंजरा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती
और शाबरी आती है जो इसकी है आंध्र प्रदेश में एक विस्तृत डेल्टा का भी निर्माण करती है। गोदावरी नदी की यदि हम बात करते हैं तो देखो, और गोदावरी नदी के बाद यदि हम बात करते हैं तो गोदावरी नदी में उत्तर की तरफ से जो प्रवाहित होती हैं आके मिलती हैं नदियां, तो वो आपको पता है वेनगंगा, पेनगंगा और वर्धा, ये उत्तर से प्रवाहित होते हुए इस पर जो है मिलती हुई दिखेंगी आपको। कावेरी नदी की बात होगी तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी कुर्ग कर्नाटक जिला से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में ये भी होती है। शिव समुद्रम जलप्रपात आपने सुना होगा, और दक्षिण भारत की गंगा के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पूछ लेगा इन सारी नदियों के बारे में, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, उसी के बाद कृष्णा, गोदावरी और कावेरी। वन वन मतलब आराम से 1 बाय 1 मैंने आपको सारे फैक्ट्स इसमें आराम से बताए हैं। अब मुद्दा ये होता है देखो कि आप थोड़ा सा जो बातों को सुनेंगे उस अनुसार प्रश्न यहाँ से ज्यादा बनेंगे। उसी के साथ साथ आपको इस बात को भी याद रखना है कि ये सारे फैक्ट्स हैं। मेरा उद्देश्य इस क्लास का आपको ये फैक्ट आपके पास पहुंचाना था कि एक व्यवस्थित फैक्ट या जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो आपके पास पहुंच जाए। अब आगे बात करते हैं। देखो, जैसे बेतवा कुमरागांव रायसेन से निकलती है, हमीरपुर में यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, बेतरती के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, साबरमती की बात होती है तो अरावली पर्वत पर स्थित जयसमुद्रम झील से जो है साबरमती निकलती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। माही नदी विंध्य पर्वत आपको पता है धार जिला के समीप जो है इसका उद्गम होता है, खंबात की खाड़ी में मिलती है। इसी पर बजाज सागर बांध जो है बांसवाड़ा में बना हुआ है। लूनी पुष्कर झील अजमेर से जो है कच्छ के रन से निकलती है, इसे नमकीन नदी के नाम से जाना जाता है। तिस्ता सिक्किम और जो है ब्रह्मपुत्र में अभी हमने चर्चा करी थी। स्वर्ण रेखा झारखंड छोटा नागपुर का पठार बंगाल की खाड़ी में जो है मिलती है। ठीक है, उसके बाद पेन्नार कोलार जिला कर्नाटक बंगाल की खाड़ी में, बैगई मदुरई जिला तमिलनाडु पाक की खाड़ी में। उसके बाद में शरावती की बात होती है, शिमोगा कर्नाटक जिला अरब सागर में। जोग या गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात जो है भारत का सेकंड सबसे ऊंचा जो है आपको यहीं पर देखने को मिलता है। और बात आती है पेरियार नदी की, अन्नामलाई पहाड़ी केरल में वेमनाथ झील में जो है उत्तर में अरब सागर में मिल जाती है। और एक तरीके से कुचिकुल जलप्रपात जो है आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है। तो इस तरीके से आपको इन नदियों के बारे में 1 बाय 1 फैक्ट आपके एग्जाम में पूछेंगे। आपको मुख्यतः क्या क्या याद रखना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपको इन नदियों के बारे में उद्गम स्थल के बारे में पूछता है। उद्गम स्थल के बाद आपको ये यहाँ पर पूछता है कि इन नदियों का एक तरीके से आपसे पूछेगा कि समापन कहाँ हो रहा है, लेंथ कितनी है, उत्तर में किस प्रकार की नदियां हैं, दक्षिण में किस प्रकार की नदियां हैं। या जो मैंने आपको सबसे पहला मैप दिखाया था, मैं आपको फट से फिर से दिखा देता हूं, उसको ध्यान से देखो। ये नदियों का मैप आपको दिख रहा होगा। इन नदियों को वो क्रमानुसार पूछ लेता है, उत्तर से दक्षिण जमाइए। तो एक एक करके एक एक नदी के बारे में इत्मीनान से पढ़ना। प्रश्न ये भी उठता है कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो मैं आपको बोलूंगा पीडीएफ एप्लीकेशन पर आप अभी जाके भी चेक कर लो तो आपको मिल जाएगी। मैं आपको क्लास के तुरंत बाद जो है इस पीडीएफ को अवेलेबल करवा देता हूं ताकि आप समय से पढ़ लें। अन्यथा आप यदि इस कोर्स को परचेज कर लेंगे तो मैं आपसे यही कहूंगा कि आप और भी बेहतर इस तैयारी को बना सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा 60 क्लासेस होंगी। 60 क्लास में आपको इतना बेहतरीन डेटा मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों कि आप बहुत कम समय में पास भी हो सकते हैं, समझे। तो बाकी आपकी और हमारी मेहनत रंग लाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको जो है अपना ध्यान रखना है। और इसी के साथ साथ यदि आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो आप हमारे इस सेशन को जो है अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी बैच को मैंने आपको एक बैच के रूप में बनाया है। इस बैच का नाम है टारगेट प्री 2025 लक्ष्य जो भेदना है। इसकी फीस बहुत मिनिमम रखी गई है, 299 रुपए, एक मोबाइल के रिचार्ज से भी कम है, आपको पता है। पर यहाँ से आपको यदि मैं कहता हूँ ईश्वर की दया से 10 प्रश्न भी सही चले जाएं तो आप खुद से सोचो कि आपको कितने अच्छे नंबर मिल रहे हैं। तो इतनी कंजूसी भी अपने लिए अच्छी नहीं मानी जाएगी। बाकी फिर आपकी इच्छा है, निर्णय आपको लेना है। इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, मतलब इसी यूट्यूब क्लास का डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहां पर इस कोर्स की लिंक मिल जाएगी। नहीं तो आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहां से आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। मैं अतुल कुमार गर्ग विदा लेना चाहूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट